नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। न्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स सीरीज़ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय जलधाराएं और ज्वार भाटा का। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी जल राशि है उसका प्रवाह बहुत दूर तक एक ही दिशा में हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? जलधारा। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपद्रवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब यहाँ से जो भी आपकी ध्रुवों की ओर जा रही हैं वो आपकी रेखाएं गर्म होती हैं। ठीक है, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं वो आपकी ठंडी रेखाएं होती हैं। ठीक है, इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। गर्म है जहां पर चलेंगी वहां का तापमान बढ़ा देंगी। आगे बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, तो ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान घटा देती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं और ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। चलिए, कोरियोलिस बल की बात चलती है तो इसको देखिए हम विक्षेपण बल भी कहते हैं। विक्षेपण का मतलब क्या है? जो आपको विक्षेपित कर दे। तो ये क्या करता है? हवा की दिशा को विक्षेपित कर देता है, इसलिए इसको विक्षेपण बल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि यह बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। हमने दो चीजें पढ़ी थी, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण क्या होता है? जो किसी अन्य ऑब्जेक्ट के चारों तरफ किया जाता है, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ करती है, लेकिन घूर्णन या परिभ्रमण क्या होता है? जो अपने अक्ष पर किया जाता है। तो कोरियोलिस बल जो है इसका प्रभाव क्या होता है? घूर्णन के कारण या अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। तो गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। ठंडी जलधाराओं की बात करेंगे तो क्यूराइल विषुवतीय, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरुवियन भी बोलते हैं इसे, और अंटार्कटिका की जलधारा। गर्म जलधाराओं की बात करेंगे उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवतीय जलधारा। चलिए, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठंडी जलधाराओं की, तो उसमें आती है क्यूराइल की जलधारा। तो क्यूराइल या ओयोसियो जो धारा है वो एक ही है। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं जो उत्तरी ध्रुव से जो विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, और ये जो रेड कलर से हैं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं ये आपकी गर्म जलधाराएं। ठीक है, तो आपकी क्यूराइल या ओयोसियो हो गई ठंडी में। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कैलिफोर्निया। ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी हम्बोल्ट या पेरुवियन, और फिर आ जाती है आपकी अंटार्कटिक जो आपकी यहाँ अंटार्कटिक से चलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गर्म जलधाराओं की। तो उत्तर विषुवतीय जलधाराएं जो आपकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं विषुवतीय धारा। ठीक है, उसके बाद क्यूरोसियो जलधारा आ जाती है आपकी ये वाली। उसके बाद उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक, अलास्का की धारा, ये सारी धाराएं आपकी ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, फिर आपकी दक्षिण विषुवतीय जलधारा हो गई। अब दक्षिण की तरफ आ जाएंगे तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हो जाएगी। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो गई। तो देखिए ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये आपका कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर आपका हिंद महासागर आता है, तो ये आपकी हिंद महासागर की धाराओं में आएगा।
पूर्वी की बात चलेगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर जलधारा होगी जो कि प्रशांत महासागर में पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो ठंडी में आएगा लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की। ठीक, गर्म जलधाराओं की बात करेंगे तो उत्तरी विश्वतीय जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, दक्षिणी विश्वतीय, ब्राजील, विपरीत विश्वतीय जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। तो आप देखेंगे, देखिए विषुवत रेखा क्या है कि प्रशांत महासागर से भी जा रही है, अटलांटिक महासागर से भी जा रही है। तो जो विश्वतीय जलधाराएं हैं, उत्तरी हो दक्षिणी हो, ये आपकी क्या है, प्रशांत में भी आ रही है और ये अटलांटिक महासागर में भी आ रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में ही उत्तरी और दक्षिणी विश्वतीय जलधाराएं जो होंगी वो आएंगी, और गर्म जलधाराओं में वो आएंगी क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास की वो जलधाराएं हैं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है, चलिए तो अब अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। तो देखिए अटलांटिक महासागर आपका ये होता है, पहले तो चीज़ हम ये देख चुके हैं कि एस शेप्ड कौन सा महासागर है, वो आपका अटलांटिक है। तो यानी यहाँ जो भी जलधाराएं होंगी ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ठंडी जलधाराएं देख लेते हैं। तो ठंडी में आप देखोगे तो ये हो गई लेब्राडोर। ठीक, उसके बाद वेंगुएला, फिर आपकी हो जाती है कैनरी, फिर आपकी पूर्वी ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की अगर आप बात करेंगे, ये हिस्सा पूर्वी होगा, ये पश्चिमी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा हो गई। फिर अंटार्कटिका जलधारा वही आपकी यहाँ नीचे से आएगी। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी फॉकलैंड की जलधारा। तो फॉकलैंड आपकी ये रही। ठीक, तो ये सारी आपकी ठंडी जलधाराएं थी अटलांटिक महासागर की। अब गर्म की बात करेंगे तो एक तो आपकी वही आ जाती है, देखिए उत्तरी विश्वतीय, मैंने आपको बताया था उत्तरी और दक्षिणी विश्वतीय दोनों है इसमें। ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। तो ये रही आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर आपकी हो गई फ्लोरिडा। तो देखिए फ्लोरिडा ये आपका पड़ता है फ्लोरिडा, तो ये आपकी फ्लोरिडा के आसपास की जो जलधारा है उनको फ्लोरिडा जलधारा कह देते हैं। ठीक है, फिर आपका दक्षिणी विश्वतीय जलधारा हो गई। ठीक है, दोनों यहाँ पर, ठीक है, अटलांटिक सागर के यहाँ पर हो गई, ये उत्तरी हो गई, ये दक्षिणी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के पास की ब्राज़ीलियन जलधारा हो जाती है। ठीक है, और फिर आपकी यहाँ आपका गिनी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी होती है गिनी, या फिर इसे विपरीत विश्वतीय जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब आगे देखेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। तो ठंडी जलधाराओं में इसमें आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो भी हमने देखा था। गर्म जलधाराओं में आएगा दक्षिण विश्वतीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और अगुलहास जलधारा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक और प्रशांत में दोनों जलधाराएं आनी थी, दक्षिण विश्वत रेखीय और उत्तर विश्वत रेखीय। हिंद महासागर की जलधाराओं में दक्षिण विश्वत रेखीय जलधारा ही आती है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। चलिए अब हिंद महासागर की जलधारा देख लेते हैं। ठीक है, ये पोर्शन आपका हिंद महासागर की जलधारा बताता है। तो सबसे पहले ठंडी जलधारा की अगर बात करेंगे तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। ठीक, उसके बाद गर्म जलधाराओं की बात करेंगे तो दक्षिण विश्वतीय जलधारा जो है हिंद महासागर का, मैंने आपको बताया केवल इसमें दक्षिण विश्वतीय होती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आपकी अगुलहास। ठीक, ये आपका मोजाम्बिक है, यहाँ हो गई आपकी मोजाम्बिक। ठीक है, और ये गर्म जलधारा है तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो ये आपकी जलधाराएं हैं। सारगेसो सागर की बात करेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। यह गल्फ स्ट्रीम, कैनारी तथा उत्तरी विश्वतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र है। तीनों जलधाराएं हम देख चुके हैं, आगे आप मैप में देखें इसको। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहा जाता है। इसी के नाम पर इस सागर का नाम सारगेसो रखा गया है। सारगेसम जड़ विहीन घास है। सारगेसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37%,
व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि महासागरीय मरुस्थल क्या है इनमें से, तो सारगैसो सागर। न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए, जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस क्षेत्र में क्या है कि कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है एक तो, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास मिलती है, तो ये मछलियों का मुख्य आहार है। अब जो मछलियों का मुख्य आहार यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं और इस कारण मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है, इस कारण यहाँ पर नौ संचालन जो होता है वो बाधित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको दो स्टेटमेंट दे दिए जाएं कि जहां पर भी आपकी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो आप उससे संबंधित इन कथनों पर विचार करें। अब आपके दो क्वेश्चन दे दिए कि यहाँ पर कोहरे, यहाँ पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, तो वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर मत्स्य पालन ये उद्योग जो है अधिक विकसित होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लैंकटन जो मछलियों का आहार है वो अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक मछलियां पाई जाती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिबो की गर्म धारा तथा ओयोशिबो की ठंडी धारा जो कि प्रशांत महासागर की हैं। ठीक है, क्यूरोशिबो हमने देखा था कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ओयोशिबो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और इस ओयोशिबो को हम क्यूराइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू के का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए आगे बात करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को सागर की ओर भाटा यानी कि एब कहते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो सारे गुरुत्वीय बल नहीं है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। ठीक है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं और इस दिन निम्न ज्वार आता है। ठीक है, उच्च ज्वार कब आएगा? अमावस्या पूर्णिमा को। निम्न ज्वार आएगा दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को। सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। ठीक, क्योंकि एक पक्ष जो है वो आपका 15 दिन का होता है। ठीक, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। जो भी एक्सेप्शंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। चलिए महासागरीय जलधाराओं और ज्वार भाटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी, अगर उसमें कुछ फैक्ट्स आपके रह जाते हैं तो वो क्या है कि क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ये होती है एल नीनो। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहते हैं? यह है क्यूरोशियो धारा। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं? तो ये पेरू या हम्बोल्ट के नाम से इसे जानते हैं। महासागर जलधाराओं के बनने का कारण है वो वायुदाब एवं हवाएं भी हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, परिक्रमण नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का आसमान तापमान, ये सारे ही कारण उपलब्ध हैं। ठीक, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर। ठीक, ठंडी जाती हैं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर जाती हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? सारगैसो सागर के चारों ओर। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, बाकी आपकी कैनारी, क्यूलाइल, फ्लोरिडा, ये सारी उत्तरी गोलार्ध की हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? ये हमने अभी देखा था, वहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा मिलती है। इस कारण वहां पे क्या है? कोहरे का माहौल होता है, नौकायन बाधित होता है और मत्स्य पालन जो है वो अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? तो ये पेरू होती है। कहाँ की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं? ये आपकी गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। स्कैंडिनेवियन के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देश के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण है उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ये आपका कैलिफोर्निया हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? ये आपकी पेरू या हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त होती है? ये है मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो ये आपकी ब्राजील। चलिए ज्वार भाटा की बात करते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वार भाटा। ठीक है, अब देखिए प्रगामी तरंग क्या होती है? ऐसी तरंग जो किसी भी एक माध्यम में एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, उसको हम प्रगामी तरंग कहते हैं। और प्रगामी तरंग का जो सिद्धांत है वो 1883 में विलियम वी वेल के द्वारा दिया गया था। विलियम वी वेल। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आ गया कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में इनका ये प्रगामी तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वेल लिखा है इसमें, वैसे वो वी वेल है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य और चंद्रमा के और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है,
असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित होते हैं यानी एक ही रेखा में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृहत ज्वार। ठीक है, या फिर स्प्रिंग। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय के बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था कर लेते हैं, जिसे समकोण कहा जाता है, ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? वृहत ज्वार। ठीक है, जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, और जब वो समकोण पर होते हैं सूर्य और चंद्रमा, कब होते हैं और तब क्या आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके या किन के कारण होते हैं? तो ये सूर्य का गुरुत्वीय बल है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तीनों सही हैं, 1 2 3। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है असर्शन रीजन को करने का तरीका, कि इसे पढ़ना आपको कैसे है, कि क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, तो किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। तो ये क्योंकि, और अगर आप इसलिए पढ़ करके पढ़ रहे हैं तो क्या होता है आपको, अगर वो कारण सही बैठ रहा है तो आपका असर्शन रीजन दोनों सही हैं और वो सही व्याख्या कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं और तभी हमारा लघु ज्वार आता है सप्तमी अष्टमी पर। चलिए इसी तरीके से पढ़ेंगे कि क्योंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसलिए वृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं और ये सही व्याख्या करता है। चलिए कौन सा कथन सही है? किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का होता है अंतर, सही है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है, बिल्कुल ठीक। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है, सारे कथन सही हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी। कहाँ पर है फंडी की खाड़ी? कनाडा के नवा स्कोशिया में। ठीक, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।